तो अब हम आज़ादी से आगे जा सकेंगे, मादाम ट्रेसी ने इंतहाई मुतमईन अंदाज में कहा और सब साथियों ने इस बात में सर हिला दी। उन सबके चेहरों पर इत्मीनान था। तनवीर और जूलिया जीप में सवार तेजी से कोहली शहर से बाहर मौजूद चेक पोस्ट की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। ड्राइविंग सीट पर तनवीर जबकि साइड सीट पर जूलिया बैठी हुई थी। ये भी तो हो सकता है कि वो लोग रात को ही निकल गए हों, अचानक जूलिया ने कहा। हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बहरहाल वहाँ पहले हमें ये मालूम करना होगा कि पिछली रात के बाद यहाँ से कोई जीप निकली है या नहीं। तनवीर ने कहा, अगर निकली भी होगी तो हमें कैसे मालूम होगा, वही हमारा मतलूबा जीप है। जूलिया ने कहा, अगर ये लोग गए होंगे तो लाजमन पूरा ग्रुप होगा, उनकी तादाद का पता चल जाएगा। तनवीर ने कहा और जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। फिर थोड़ी देर बाद जीप चौकी पर पहुंच गई। तनवीर ने जीप एक साइड पर रोकी और फिर तनवीर और जूलिया दोनों नीचे उतराए जबकि दो सिपाही जीप पर सवार हो गए। वो शायद उन्हें आम मुसाफिर समझकर स्मगलिंग का माल चेक करना चाहते थे। इंचार्ज कौन है? तनवीर ने एक तरफ खड़े सिपाही से मुखातिब होकर कहा। जी इंचार्ज अब्दुल्ला खान है, अंदर मौजूद हैं, एक सिपाही ने जवाब देते हुए कहा। और तनवीर सर हिलाता हुआ अंदरूनी तरफ को बढ़ गया जबकि जूलिया वहीं रुकी रही। पिछली रात से अब तक यहाँ से कितनी जीपें गुजरी हैं? जूलिया ने सिपाही से पूछा तो वो चौंक पड़ा। आप क्यों पूछ रही हैं? सिपाही ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में पूछा। हमारा ताल्लुक स्पेशल पुलिस से है और मुजरिमों को चेक कर रही हैं। जूलिया ने कहा, आप तो गैर मुल्की हैं, आपका ताल्लुक कैसे स्पेशल पुलिस से हो सकता है? सिपाही ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मैं पाकिस्तानी हूँ, तुम बताओ तो सही। जूलिया ने कहा। लेकिन उसी लम्हे अंदरूनी तरफ से तनवीर एक लंबे तरंगे आदमी के साथ बाहर आ गया। फजल दीन, इनका ताल्लुक स्पेशल पुलिस से है और ये यहाँ से गुजरने वाली जीपों को चेक करेंगे। तुम सब ने इनसे ताउन करना है, आने वाले ने कहा। यस सर, उस सिपाही ने कहा। उसी लम्हे जीप को चेक करने वाले दोनों सिपाही भी आ गए और इंचार्ज ने उनसे यही बात कही। यस सर, दोनों ने कहा। मैंने जो पूछा था उसका जवाब तुमने नहीं दिया, जूलिया ने सिपाही से कहा जिसका नाम फजल दीन दिया गया था। मैडम, आधी रात से पहले तो 6-7 जीपें गुजरी हैं, लेकिन आधी रात के बाद अब तक सिर्फ एक जीप यहाँ से गुजरी है, दूसरी आपकी जीप है। अलबत्ता 4 कारें जरूर गुजरी हैं, फजल दीन ने जवाब दिया। इस जीप में कौन लोग सवार थे? जूलिया ने पूछा। जी गैर मुल्की थे, फजल दीन ने जवाब दिया। कितनी तादाद थी उनकी? जूलिया ने पूछा। तनवीर खामोश खड़ा था जबकि इंचार्ज वहाँ इमारत की तरफ चला गया था। जी 3 मर्द और 4 औरतें थे, फजल दीन ने जवाब दिया। तो जूलिया के साथ साथ तनवीर भी बेख्तियार उछल पड़ा। और कब गुजरे होंगे वो लोग यहाँ से इस बार? तनवीर ने पूछा। जी 3-3.5 घंटे हो गए होंगे, फजल दीन ने कहा। किस मुल्क के थे वो लोग? जूलिया ने पूछा। जी गैर मुल्की थे, यूरोप या क्रीमिया के होंगे, फजल दीन ने जवाब दिया। क्या उनके कागजात चेक किए गए थे? जूलिया ने पूछा। जी नहीं, यहाँ सिर्फ स्मगलिंग के माल की चेकिंग होती है। जीप चेक की गई थी लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था, फजल दीन ने जवाब देते हुए कहा। यहाँ से दारुल हुकूमत का फासला कितना है? तनवीर ने पूछा। जी दारुल हुकूमत का फासला तो 200 किलोमीटर है, फजल दीन ने जवाब दिया। जीप कौन सी थी और उसका नंबर क्या था? जूलिया ने पूछा। फोर्ड जीप थी और किसी सियाहती कंपनी की थी। अब्दुल समद खान, तुम ज्यादा पढ़े हुए हो, तुम बताओ क्या अल्फाज लिखे हुए थे जीप के पीछे? फजल दीन ने एक नौजवान सिपाही से मुखातिब होकर पूछा। जनाब, वो ईगल टूरिस्ट कंपनी की जीप थी, उनका स्टिकर जीप पर लगा हुआ था, इस नौजवान सिपाही ने जवाब दिया। तुमने इसका नंबर देखा था? तनवीर ने पूछा। जी हाँ, उस सिपाही ने कहा और इसके साथ उसने नंबर बता दिया। क्या ख्याल है हम उसके पीछे ना चले? अभी वो रास्ते में ही होंगे, तनवीर ने जूलिया से कहा। मेरा ख्याल है कि इमरान से ट्रांसमीटर पर बात कर लो, हो सकता है कि वो हमारे मतलूबा लोग ना हो और वो बाद में गुजरे, जूलिया ने कहा। तो तनवीर ने इस बात में सर हिलाते हुए जेब से ट्रांसमीटर निकाला और उस पर फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करके उसने इसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो तनवीर, कॉलिंग ओवर, तनवीर ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस अल इमरान, अटेंडिंग यू, ओवर। चंद लम्हों बाद इमरान की आवाज़ सुनाई दी तो तनवीर ने उसे मशकूक जीप के बारे में सारी बात बता दी। ओ तो तादाद तो वही है, ओवर, इमरान ने कहा। मेरा ख्याल है कि हमें उनका ताकुब करना चाहिए, ओवर, तनवीर ने कहा। नहीं, तुम लोग वहीं रुको और चेकिंग करो, मैं चीफ को रिपोर्ट देता हूँ और अभी ये लोग दारुल हुकूमत नहीं पहुंचे होंगे, इसलिए दूसरे मेंबर्स उन्हें वहां कवर करके चेक करके हमें रिपोर्ट देंगे, इसके बाद कोई फैसला होगा, ओवर, इमरान ने कहा। ठीक है ओवर, तनवीर ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा क्योंकि इमरान की बात दुरुस्त थी। चीफ उन्हें आसानी से चेक करा सकता था। ओके ओवर एंड ऑल, तनवीर ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। मिस जूलिया, हमें अंदर ऑफिस में बैठना चाहिए, जब कोई जीप आएगी तो फजल दीन हमें बता देगा, तनवीर ने कहा। यस सर, मैं बता दूंगा सर, फजल दीन ने इस बार इंतहाई मोतबाना लहजे में कहा और जूलिया और तनवीर सर हिलाते हुए इमारत की तरफ बढ़ गए। जीप इंतहाई तेज रफ्तारी से दारुल हुकूमत की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। जीप में मादाम ट्रेसी और उसके साथी मौजूद थे। उन्हें कोहली से निकले हुए तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके थे। इन सब के चेहरे कामयाबी की वजह से मुतमईन नजर आ रहे थे। वो सारी रात जागते रहे थे लेकिन कामयाबी के नशे ने उन्हें इस हद तक सरशार कर रखा था कि उनकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। मादाम, इस लेबॉर्ट्री को तबाह करने के लिए क्या हमें दोबारा आना पड़ेगा? जैक्सन ने मादाम ट्रेसी से मुखातिब होकर पूछा जो जीप की अगली साइड पर बैठी हुई थी। ये फार्मूला चीफ तक पहुंच जाए, फिर चीफ से पूछूंगी और अगर उन्होंने हुक्म दिया तो फिर हम वापस कोहली आएंगे, मादाम ट्रेसी ने जवाब दिया। मादाम, सुबह होते ही हमने फौरी तौर पर कोहली से निकलने का दुरुस्त फैसला किया है, वरना सुबह होते ही वहाँ हमारे बड़े भरपूर अंदाज में तलाश शुरू की जाती, अगली सीट पर बैठी हुई मारियाना ने कहा। तलाश तो वो अब भी कर रहे होंगे, मादाम ट्रेसी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मादाम, सड़क पर मौजूद एक बोर्ड के मुताबिक कोई शहर कटाली आने वाला है, क्यों न वहाँ नाश्ता कर लिया जाए, अचानक फोर्ड ने कहा। ओ हाँ, अब हम खतरे से बाहर आ गए हैं, अब इत्मीनान से नाश्ता हो सकता है, मादाम ट्रेसी ने कहा और फिर थोड़ी देर बाद एक शहर के आसार नजर आने लग गए।
تو فورڈ نے جیپ کی رفتار آہستہ کر دی، پھر ایک راہ گیر سے پوچھ کر اس نے جیپ کا رخ ایک بازار کی طرف موڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی جیپ ایک چھوٹے لیکن جدید انداز پر تعمیر شدہ ہوٹل کے سامنے رک گئی، اور پھر مادام ٹریسی اور اس کے ساتھی جیپ سے اترے اور ہوٹل کے چھوٹے سے ہال نما کمرے میں داخل ہوئے۔ تو ہال تقریباً خالی پڑا ہوا تھا، وہ ایک سائڈ پر موجود میزوں کی سائڈوں میں بیٹھ گئے، اور پھر فورڈ نے کاؤنٹر پر جا کر ناشتے کا آرڈر دیا، اور تھوڑی دیر بعد انہیں ناشتہ سرو کر دیا گیا اور وہ ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ناشتہ کرنے کے بعد انہوں نے کافی منگوا لی، اور پھر وہ ابھی اطمینان بھرے انداز میں ہاٹ کافی پینے میں مصروف تھے کہ ایک پولیس آفیسر ہال میں داخل ہوا، اور ایک لمحہ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد ان کی طرف رخ کر لیا۔ پولیس آفیسر کو اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ سب بے اختیار چونک پڑے۔ ان سب کے چہروں پر حیرت اور قدرے تشویش کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ باہر موجود جیپ آپ کی ہے؟ پولیس آفیسر نے ان سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ہاں کیوں؟ فورڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ دارالحکومت جا رہے ہیں؟ پولیس آفیسر نے پوچھا۔ ہاں، فورڈ نے جواب دیا۔ آپ کولی سے آ رہے ہیں؟ پولیس آفیسر نے ایک اور سوال کیا۔ ہاں، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ اس بار مادام ٹریسی نے سوال کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو دارالحکومت میں انتظار ہو رہا ہے۔ دارالحکومت سے کولی تک تمام ٹریفک چیکنگ سٹاف کو وائرلیس پر اطلاع دی گئی ہے کہ آپ کی جیپ جہاں بھی موجود ہو یا جہاں سے بھی گزر رہی ہو، اس کی اطلاع دی جائے۔ میں اس حکم کے بعد سڑک پر جا رہا تھا کہ جیپ یہاں دیکھ لی، اور میں آپ کے پاس آ گیا۔ پولیس آفیسر نے جواب دیا۔ جیپیں تو اور بھی آ جا رہی ہوں گی، کیا آپ کو ہماری جیپ کا نمبر بتایا گیا ہے؟ مادام ٹریسی نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، نمبر یہی بتایا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جیپ ایگل ٹورسٹ کمپنی کی ہے، اور اس میں 3 غیر ملکی خواتین اور 4 غیر ملکی مرد سوار ہیں، پولیس آفیسر نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ان کا شکریہ ادا کر کے واپس مڑ گیا۔ او ویری بیڈ، اس کا مطلب ہے کہ ہماری باقاعدہ چیکنگ کی جا رہی ہے اور باقاعدہ شناخت کی گئی ہے، یہ کیسے ہو گیا ہے؟ مادام ٹریسی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرے خیال میں کولی کے بعد جو چیک پوسٹ آتی ہے وہاں سے جو معلومات حاصل کی گئی ہیں، شاید گاڑی کا نمبر بھی وہاں درج کیا جاتا ہو اور پھر اس کی اطلاع دارالحکومت کو دی گئی، جیکسن نے کہا۔ آؤ چلیں یہاں سے، ایسا نہ ہو کہ یہاں ہی ہمارے ساتھ کچھ ہو جائے۔ چلو اٹھو، مادام ٹریسی نے کہا، اور سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ فورڈ نے کاؤنٹر پر ناشتے اور کافی کی ادائیگی کی، اور وہ سب جیپ پر سوار ہو کر واپس سڑک کی طرف بڑھ گئے۔ اب کیا ہوگا؟ مادام جیکسن نے کہا۔ ہماری قسمت اچھی ہے کہ اس احمق پولیس آفیسر نے باہر جیپ دیکھ کر براہ راست اطلاع نہیں دی، بلکہ باقاعدہ ہم سے آ کر تسلی کرنے کی کوشش کی۔ اب ہم نے اس جیپ کو کسی جگہ چھپا کر کار حاصل کرنی ہے، مادام ٹریسی نے کہا۔ لیکن مادام، وہ تو تعداد کے بارے میں جانتے ہیں، اور پھر ایک کار میں 7 افراد تو ویسے بھی نہیں بیٹھ سکیں گے، فورڈ نے کہا۔ ایک کی بجائے 2 کاریں حاصل کر لیں گے، مادام ٹریسی نے کہا۔ مادام، کاروں کے بارے میں اطلاع ہمارے دارالحکومت پہنچنے سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گی، کیونکہ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ ٹریفک پولیس کی چیک پوسٹیں موجود ہیں۔ وہ ویسے تو کسی کو نہیں روکتے، لیکن ظاہر ہے جب ان تک اطلاع پہنچے گی تو یہ اطلاع دارالحکومت بھی پہنچ جائے گی، فورڈ نے کہا۔ یہاں بسیں وغیرہ بھی تو چلتی ہوں گی، کیوں نہ ہم بس پر سفر کریں؟ ماریانا نے کہا۔ نہیں، ہم غیر ملکی ہیں، مقامی نہیں ہیں، اور نہ ہی ہمارے پاس میک اپ باکس ہے اور نہ مقامی لباس، اس طرح تو ہم فوری شناخت کر لیے جائیں گے، مادام ٹریسی نے جواب دیا۔ وہ ہاتھ سے پریشان نظر آ رہی تھی۔ مادام دارالحکومت، اس سڑک پر سفر کرنے کے بجائے ہم کسی اور راستے بھی تو داخل ہو سکتے ہیں، ڈیانا نے کہا۔ مجھے تو محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں دارالحکومت پہنچنے سے پہلے ہی کور کر لیا جائے گا، یہ فارمولہ انتہائی اہم ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ہیلی کاپٹروں پر اچانک ہمارے سروں پر پہنچ جائیں، مادام ٹریسی نے جواب دیا۔ واقعی آپ کی بات درست ہے، سب نے تقریباً ہم آواز ہو کر کہا، اور مادام ٹریسی خاموش ہو گئی۔ ہمیں یہ جیپ فوراً چھوڑنی ہوگی، فوراً کسی سائیڈ روڈ پر جیپ موڑ دو۔ تھوڑی دیر بعد مادام ٹریسی نے کہا۔ تو فورڈ نے اس بات میں سر ہلایا، اور پھر تھوڑا سا آگے جانے کے بعد اس نے سائیڈ روڈ پر جیپ کو موڑ دیا۔ جیپ تیزی سے آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ یہ تنگ سی سڑک تھی، اور چونکہ علاقہ ابھی تک پہاڑی ہی تھا، اس لیے وہ کبھی بلندی پر پہنچ جاتے اور کبھی نیچے گہرائی میں۔ لیکن تھوڑا ہی آگے جانے کے بعد اچانک سڑک نے موڑ کاٹا، تو فورڈ نے بے اختیار جیپ روک دی، کیونکہ سڑک کے اہتمام پر ایک قدیم دور کی خاصی بڑی عمارت موجود تھی۔ سڑک کا اختتام اس کے پھاٹک پر جا کر ہو رہا تھا، پھاٹک بند تھا۔ اس عمارت پر ہم نے قبضہ کرنا ہے، اسلحہ لے لو، لیکن کوشش کرنا کہ اسلحہ استعمال نہ کرنا پڑے، مادام ٹریسی نے کہا، اور جیپ سے نیچے اتر آئی۔ اس کے ساتھی بھی نیچے اتر آئے، اور پھر وہ گیٹ کی طرف بڑھ گئے، لیکن قریب جا کر وہ یہ دیکھ کر چونک پڑے کہ پھاٹک پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ او عمارت خالی ہے، جیکسن تم پھاٹک پر چڑھ کر اندر کود جاؤ اور سائیڈ گیٹ کو اندر سے کھول دو۔ اس جیپ کو اس عمارت میں چھپانا ہوگا، پھر آگے جا کر ہم سوچیں گے، مادام ٹریسی نے کہا۔ تو جیکسن نے مادام ٹریسی کے حکم کی تعمیل کی اور پھاٹک پر چڑھ کر اندر کود گیا۔ چند لمحوں بعد اس نے سائیڈ گیٹ کھول دیا۔ جیپ اس چھوٹے سے گیٹ سے اندر نہ جا سکے گی، اسی لیے یہ تالا توڑنا ہوگا، لیکن فائر نہ کرنا، پہاڑی علاقہ ہے، فائرنگ کی آواز دور تک گونجے گی، مادام ٹریسی نے کہا۔ مادام، تالا توڑنے کی ضرورت نہیں، سائیڈ سے اس عمارت کی دیوار ٹوٹی ہوئی ہے، وہاں سے جیپ کو اندر لے جایا جا سکتا ہے، جیکسن نے کہا۔ اور تم فورڈ کے ساتھ جا کر جیپ اندر لے آؤ، باقی ساتھی میرے ساتھ آئیں، مادام ٹریسی نے کہا، اور تیز تیز قدم اٹھاتی وہ سائیڈ گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے باقی ساتھی بھی اندر آ گئے۔ سائیڈ دیوار واقعی ٹوٹی پھوٹی ہوئی تھی، عمارت خاصی قدیم تھی اور آدھے سے زیادہ ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد فورڈ سائیڈ کے ٹوٹے ہوئے حصے سے جیپ اندر لے آیا۔ یہاں گیراج ہے، وہاں جیپ لے جاؤ، مادام ٹریسی نے کہا، اور فورڈ نے جیپ کا رخ گیراج کی طرف کر دیا۔ گیراج کا دروازہ بند تھا، لیکن اس میں اتنی جھری موجود تھی کہ جیسے وہ کھلا ہوا ہو۔ فورڈ نے جیپ گیراج کے سامنے روکی، اور پھر جیکسن نیچے اترا، اور اس نے آگے بڑھ کر لکڑی کے اس دروازے کو دھکیل کر کھولا، اور فورڈ جیپ اندر لے گیا۔ جیکسن بھی اندر چلا گیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ باہر آئے تو انہوں نے تھیلے اٹھائے ہوئے تھے۔ جیکسن نے دروازے کو دوبارہ اچھی طرح بند کر دیا۔ اب جب تک دروازے کو خصوصی طور پر کھولا نہ جاتا، اندر موجود جیپ کی نشاندہی نہ ہو سکتی تھی۔ اسی دوران مادام ٹریسی اور اس کے ساتھیوں نے عمارت کا راؤنڈ لگایا۔ ان کی عقبی سمت کی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی،
ये इमारत शायद तवील अरसे से नाकाबिल इस्तेमाल थी, इसीलिए हर तरफ गर्द व गुबार और मकड़ियों के जाले भरे हुए थे। मादाम यहाँ अगर हम छुप भी जाएं तो कब तक? दयाना ने कहा। हम यहाँ छुपने के लिए नहीं आए, हमें हर हालत में दारुल हुकूमत में इस अंदाज में दाखिल होना है कि उन्हें मालूम ना हो सके, फिर वो हमें आसानी से तलाश ना कर सकेंगे, मादाम ट्रेसी ने जवाब देते हुए कहा। मादाम मसला तो यही है कि हम अंदर कैसे दाखिल हों, रॉजर ने कहा। मेरा ख्याल है कि हमें वापस कॉलेज जाना होगा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद मादाम ट्रेसी ने कहा तो उसके सारे साथी बेख्तियार उछल पड़े। वापस कोली वो क्यों? डयाना ने हैरत भरे लहजे में कहा। अब जबकि उन्हें हमारे मुतालिक इत्तला मिल चुकी है तो अब वो कोली में नहीं रुक सकते, वो लामहला दारुल हुकूमत पहुंचेंगे, इसलिए कोली से ज्यादा महफूज जगह अब और कोई नहीं। मादाम ट्रेसी ने जवाब दिया। लेकिन मादाम हम गोली में कब तक रहेंगे? बहरहाल हमें वापस दारुल हुकूमत तो जाना ही होगा, जैक्सन ने कहा। हमें वहाँ किसी स्मगलिंग रैकेट के आदमियों से बात करनी होगी, वो हमें आसानी से किसी भी जरिए से दारुल हुकूमत पहुंचा सकते हैं, ऐसे लोगों को बेशुमार रास्तों का इल्म होता है, मादाम ट्रेसी ने कहा। मादाम मेरे जहन में एक तजवीज़ है, अचानक मारियाना ने कहा। बताओ, मादाम ट्रेसी ने कहा। मादाम हम कोली वापस जाने के बजाय सड़क पर पहुंचे और वहाँ से 2 कारें अगवा करके यहाँ इस इमारत में आकर इन आदमियों का खात्मा कर दें और कारें लेकर दारुल हुकूमत चले जाएं। दारुल हुकूमत के करीब कारें छुपाकर हम पैदल किसी भी रास्ते से दारुल हुकूमत में दाखिल हो सकते हैं, मारियाना ने कहा। नहीं, अब सड़क पर काफ़ी रश होगा, इसलिए इन वारदातों की इत्तला फ़ौरन ट्रैफिक पुलिस तक पहुंच जाएगी, मादाम ट्रेसी ने कहा। फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, अचानक बाहर से किसी गाड़ी के इंजन की आवाज़ सुनाई दी तो वो सब बेख्तियार चौंक पड़े। मैं देखता हूँ, जैक्सन ने कहा और मुख्तात अंदाज में दौड़ता हुआ वो फाटक की तरफ बढ़ गया। मादाम ट्रेसी और उसके साथी वहीं होंठ बेंचे खामोश खड़े हुए थे। थोड़ी देर बाद जैक्सन दौड़ता हुआ वापस आया। मादाम, ये एक स्टेशन वैगन है, इसमें एक गैर मुल्की औरत और 2 गैर मुल्की मर्द सवार हैं। वो अब स्टेशन वैगन को रोककर इमारत को देख रहे हैं। मैंने झुरी में से झांक कर देखा है, जैक्सन ने कहा। ओ तुम रॉजर, जैकब और फोर्ड साइड की टूटी हुई दीवार से जाओ और उन्हें बेहोश करके अंदर ले जाओ। जल्दी करो, कहीं वो वापस ना चले जाएं, ये हमारे लिए गैबी इमदाद है, मादाम ट्रेसी ने कहा। तो चारों मर्द तेजी से बाहर की तरफ मुड़ गए। थोड़ी देर बाद वो सब अंदर आए तो उनके कांधों पर एक बेहोश औरत और 2 मर्द लदे हुए थे। कैसे बेहोश किया है? मादाम ट्रेसी ने पूछा। ज़र्ब लगाकर मादाम जैक्सन ने जवाब दिया। क्या ये 2-3 घंटे तक बेहोश रहेंगे? मादाम ट्रेसी ने पूछा। यस, मादाम जैक्सन ने कहा। अब इन तीनों को उन्होंने ज़मीन पर डाल दिया था, इन्हें हलाक क्यों न कर दिया जाए, रॉजर ने कहा। नहीं, हम की कत्लो गारत बादोकात बहुत परेशानी का मौजब बन जाती है और उनकी स्टेशन वैगन लेकर चलते हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा, मादाम ट्रेसी ने कहा और सबने इस बात में सर हिला दिए। इमरान, जूलिया और तनवीर समेत एक फौजी हेलीकॉप्टर में सवार तेजी से दारुल हुकूमत की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। उसे चीफ की तरफ से इत्तला मिल गई थी कि मुजरिमों की जीप अभी दारुल हुकूमत नहीं पहुंची और उसे कटाली शहर में चेक किया गया है, इसलिए नुमानी, सदीकी, चौहान और हावत दारुल हुकूमत से 4 किलोमीटर पहले वाक़ई चेक पोस्ट पर पहुंच चुके हैं, इसलिए जैसे ही जीप वहां पहुंचेगी उन्हें कवर कर लिया जाएगा। इस इत्तला के मिलने पर इमरान ने तनवीर और जूलिया को चेक पोस्ट से वापस कॉल कर लिया था, जबकि सफदर और कैप्टन खील चुके कहान जा चुके थे, इसलिए उनकी फौरी वापसी मुश्किल थी। इसीलिए उसने इन्हें कॉल करके सारी सूरत हाल बता दी थी कि वो वहाँ से दारुल हुकूमत पहुंच जाएं। फिर इमरान ने कोली में मौजूद फौजी छावनी के कमांडर से रब्ता किया। इस तरह इन्हें यह हेलीकॉप्टर मिल गया, जिस पर वो अब दारुल हुकूमत की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। इमरान ने फौजी पायलट को बता दिया था कि उसने हेलीकॉप्टर दारुल हुकूमत से वाक़ई चेक पोस्ट के करीब उतार कर उन्हें ड्रॉप करना है। हमारे वहाँ पहुँचने तक वो लोग यकीनन वहाँ पहुँच चुके होंगे, जूलिया ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। अगर पहुँच चुके होंगे तो कवर हो चुके होंगे, वैसे मुझे जो इत्तला मिली है इसके बाद वो शायद अभी तक ना पहुँचे हों, इमरान ने जवाब दिया। तो इस बार जूलिया और तनवीर दोनों बेइख्तियार चौंक पड़े। क्या मतलब, कैसी इत्तला? जूलिया ने हैरान होकर पूछा। चीफ ने हमाकत की है कि उन्हें रास्ते में चेक कराया है, इस चेकिंग की इत्तला लाजमन उन्हें हो गई होगी और वो लोग हो सकता है कि जीप छोड़कर किसी और जरिए से अब दारुल हुकूमत पहुंचे, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ये क्या कह रहे हो? चीफ कैसे हमाकत कर सकता है? नॉनसेंस, जो मुंह में आए बगैर सोचे समझे बोल देते हो, जूलिया ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। चीफ ने आखिर कुछ सोच कर ही ये काम करवाया होगा, तनवीर ने कहा। मैंने चीफ से कहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है तो उन्होंने कहा कि वो कन्फर्म करना चाहते थे ये कहीं ये लोग दारुल हुकूमत में तो दाखिल नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने सर सुल्तान के जरिए आला पुलिस हुकाम से कन्फर्मेशन कराई है, इमरान ने जवाब दिया। बात तो उनकी ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता था कि फिर तुमने ये क्यों कहा कि चीफ ने हमाकत की है, जूलिया ने बिगड़े हुए लहजे में कहा। ये लोग इंतहाई ज़हीन हैं, उन्हें मामूली सा भी शोबा पड़ गया तो वो या तो जीप बदल लेंगे या फिर अलहदा होकर दारुल हुकूमत में दाखिल होंगे। अगर उन्हें शुबा ना पड़ता तो वो इत्मीनान से आगे बढ़ते रहते, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। कन्फर्मेशन सिर्फ जीप के नंबरों से की गई होगी, इन्हें क्या मालूम कि उनकी कन्फर्मेशन हो रही है या नहीं, तनवीर ने कहा। अगर ऐसा होता तो फिर कोई मसला नहीं था, जो इत्तला मिली है उसके मुताबिक किसी करीबी शहर कटाली के पुलिस ऑफिसर ने जीप को एक होटल के बाहर खड़े चेक किया, फिर उसने होटल के अंदर जाकर उन लोगों से बाकायदा कन्फर्म किया कि वो कोली से ही आ रहे हैं और दारुल हुकूमत जा रहे हैं। जाहिर है इसके बाद वो अहमक ही होंगे कि फिर किसी जीप पे सवार होकर दारुल हुकूमत पहुंचेंगे, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। उसका अंदाज बता रहा था कि उससे चीफ की इस कन्फर्मेशन पर सख्त गुस्सा आ रहा है। इस पुलिस ऑफिसर ने वाकई हमाकत की है, इस पर तनवीर ने कहा। इसीलिए तुम किसी हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त करो, जूलिया ने कहा। हाँ, मैं चाहता हूँ कि वो जिस अंदाज में चाहे दारुल हुकूमत में दाखिल हों, हम उनसे पहले वहाँ पहुँच जाएं, इमरान ने कहा। फिर तो हमें रास्ते में भी चेकिंग करनी चाहिए थी, जूलिया ने कहा। नहीं, हेलीकॉप्टर को महसूस अंदाज में प्रवास करते देखकर वो समझ जाएंगे कि उन्हें चेक किया जा रहा है और इस तरह देर भी लगेगी, जबकि हम हासी तेज़ रफ्तारी से प्रवास कर रहे हैं, इमरान ने कहा और जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। फिर हेलीकॉप्टर में इस वक्त तक खामोशी रही।
जब तक पायलट ने हेलीकॉप्टर की रफ्तार आहिस्ता करके उन्हें बताया कि वो चेक पोस्ट के करीब उतरने वाले हैं और थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर एक खुली जगह पर उतर गया तो इमरान, जूलिया और तनवीर तीनों नीचे उतरे। कुछ फासले पर सड़क और चेक पोस्ट मौजूद थी। इमरान ने पायलट को वापस जाने का कहा और खुद वो अपने साथियों समेत चेक पोस्ट की तरफ बढ़ गया। इमरान साहब आप आए हैं हेलीकॉप्टर पर, इमारत की साइड से निकलकर उनकी तरफ बढ़ते हुए सदीकी ने कहा। हाँ, इस जीप का पता चलाओ, इमरान ने बेचैन से लहजे में पूछा। वो जीप अभी तक नहीं पहुंची, हम उसके मुंतजिर हैं, सदीकी ने कहा। तुमने इस जीप के अलावा भी गाड़ियां चेक की हैं या सिर्फ जीप का ही इंतजार कर रही हो, इमरान ने कहा। दूसरी गाड़ियों को चेक क्यों करना था, हमें तो चीफ ने इस जीप को चेक करने का हुक्म दिया था, सदीकी ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो इमरान ने बेख्तियार होंठ खींच लिए। चेक पोस्ट पर नुमानी, हावर और चौहान मौजूद थे। तुम लोग कार पर आए हो, इमरान ने पूछा। हाँ, क्यों, मसला क्या है, आप बेहद संजीदा नजर आ रहे हैं, सदीकी ने हैरत भरे लहजे में कहा। मसला बड़ा गंभीर है, बहरहाल मुझे चीफ से बात करनी होगी, इमरान ने कहा। फिर वो वापस मुड़कर अपनी सिमत अलहदा जगह पर आ गया। जूलिया भी उसके साथ ही वहां आ गई। इमरान ने जेब से ट्रांसमीटर निकाला और उस पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। होश में रहकर चीफ से बात करना समझे, जूलिया ने कहा। तो इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। मेरा तो दिल जा रहा है कि जाकर चीफ पर गोली मार दो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। शट अप, अपनी नाकामी का बहादुरी से एतराफ़ करो, ऐसा तो होता ही रहता है, जूलिया ने काट खाने वाले लहजे में कहा। तो इमरान ने मुस्कुराते हुए ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो हेलो, अल इमरान कॉलिंग ओवर, इमरान ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस चीफ, अटेंडिंग यू ओवर। थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से मखसूस अंदाज में जवाब दिया गया। चीफ, मैं अपने साथियों समेत दारुल हुकूमत के करीब चेक पोस्ट पर पहुंच गया हूं, लेकिन वो जीप अभी तक यहाँ नहीं पहुंची, जबकि उसे वहां से रवाना हुए बहरहाल देर हो चुकी है कि अब तक उसे हर हालत में पहुंच जाना चाहिए था। इसलिए मुझे यकीन है कि वो लोग जीप छोड़कर किसी और गाड़ी या जरिए से दारुल हुकूमत में दाखिल हो चुके होंगे, लेकिन असल मसला ये है कि उनके हुलिया हमें मालूम नहीं है। आपने जिस जरिए से कंफर्मेशन की थी, क्या इस जरिए से राब्ते का कोई तरीका है ताकि उनसे इनके हुलियों की तफसील मालूम हो सके, ओवर, इमरान ने कहा। नहीं, ये सारा काम सर सुल्तान के जरिए हुआ है और जाहिर है सर सुल्तान ने पुलिस के आला हुकाम को हुक्म दिया होगा। तुम एक दो मेंबर्स को वहां छोड़कर बाकी दारुल हुकूमत भिजवा दो। लाजमन ये लोग किसी होटल में ही ठहरेंगे, ओवर, दारुल चीफ ने कहा। मुझे यकीन है कि ये दारुल हुकूमत पहुंचते ही फार्मूले को मुल्क से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। अब तो कोरियर सर्विसेज और पोस्ट ऑफिस के सिलसिले में तो इंतजामात किए ही होंगे, ओवर, इमरान ने कहा। हाँ, वहाँ हर तरफ चेकिंग हो रही है, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अब ये बात कैसे कंफर्म होगी कि वो लोग दारुल हुकूमत में दाखिल हुए हैं या नहीं, जूलिया ने कहा। यही तो असल उलझन है, बहरहाल आओ कुछ चेक करते हैं, इमरान ने भी उलझे हुए लहजे में कहा और वापस चेक पोस्ट की तरफ मुड़ गया। फिर उसने अपने तमाम साथियों को एक तरफ बुला लिया। सुनो, मैं जूलिया के साथ कार लेकर वापस कोहली की तरफ जाता हूँ। मुझे यकीन है कि ये ज़हीन लोग या तो अब दारुल हुकूमत में दाखिल हो चुके होंगे या फिर हो सकता है कि वो वापस कोहली की तरफ चले गए हों। मैंने कटाली में इस पुलिस ऑफिसर से मिलना है जिसने उन्हें होटल में चेक किया था, इस तरह उनके हुलिये मालूम हो जाएंगे और सवाए सदीकी के बाकी तमाम लोग दारुल हुकूमत जाएंगे और इस ईगल टूरिस्ट कंपनी के ऑफिस से मालूमात हासिल करेंगे, क्योंकि उन्होंने जीप इसी कंपनी से हासिल की है। वहाँ उनके कागजात की तफसीलात दर्ज होंगी और उनमें से किसी एक का हुलिया भी मालूम हो सकता है। इसके बाद तुम लोगों ने इन्हें होटलों में चेक करना है और खास तौर पर एयरपोर्ट पर चेकिंग करनी है, क्योंकि हो सकता है कि वो फौरी तौर पर किसी चार्टर तैयारे के जरिए यहाँ से निकलने की कोशिश करें। बहरहाल हमारा राब्ता ट्रांसमीटर के जरिए आपस में रहेगा। सदीकी के पास 05 ट्रांसमीटर है, ये यहाँ आने वाली गाड़ियों को चेकिंग करता रहेगा और मैं इससे रब्ता करूंगा, इमरान ने कहा और सबने इस बात में सर हिला दिए। फिर इमरान ने सदीकी से इसकी कार की चाबी ली और चंद लम्हों बाद वो और जूलिया कार में बैठे वापस कटाली की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। इस बार तो अजीब काम हुआ है कि मुजरिम अपने मिशन में भी कामयाब हो गए हैं और हमें उनके बारे में सवाए तादाद की और किसी बात का भी इल्म नहीं हो सका, जूलिया ने कहा। हाँ, यही असल उलझन है कि मुजरिमों के बारे में हमारे पास किसी किस्म का कोई क्लू नहीं है। एक जीप सामने आई तो इस पुलिस ऑफिसर की वजह से ये हम क्लू भी खत्म हो गया, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो सफर करते हुए कटाली शहर पहुंच गए। इमरान ने पुलिस ऑफिस का पता पूछा और फिर वो पुलिस ऑफिस पहुंच गए। इमरान और जूलिया जब पुलिस ऑफिस में दाखिल हुए तो वहाँ इंचार्ज के कमरे में गैर मुल्की लड़की और दो गैर मुल्की मर्द परेशान हालत में मौजूद थे, जबकि पुलिस ऑफिसर अपने सिपाहियों को हिदायत देने में मसरूफ था। स्पेशल पुलिस अपने इस जीप को चेक किया था जिसके बारे में दारुल हुकूमत से आपको इत्तला दी गई थी, इमरान ने पुलिस ऑफिसर से मुखातिब होकर कहा। यह सर, पुलिस ऑफिसर ने स्पेशल पुलिस और दारुल हुकूमत के अल्फाज सुनकर बेइख्तियार खड़े होते हुए कहा। ये गैर मुल्की क्यों परेशान है, इमरान ने इस लड़की और दो आदमियों की तरफ देखते हुए कहा जिनके चेहरे लटके हुए थे। उनके लिबास भी मसले हुए तो उन पर हाथ गर्द भी नजर आ रही थी। यहाँ करीब ही एक कदीम वीरान इमारत है। ये अपनी स्टेशन वैगन पर उसे देखने गए तो उन पर हमला किया गया और उन्हें बेहोश कर दिया गया। जब उन्हें होश आया तो उनकी स्टेशन वैगन गायब थी, पुलिस ऑफिसर ने जवाब दिया। और कहाँ है वो इमारत, इमरान ने चौंक कर पूछा। यहाँ से करीब ही है, पुलिस ऑफिसर ने जवाब दिया। आपकी स्टेशन वैगन किस मॉडल की है और उसका नंबर क्या है, इमरान ने गैर मुल्की से पूछा तो वो चौंक पड़ा। आप पुलिस ऑफिसर हैं, गैर मुल्की ने चौंक कर कहा। हाँ, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, इमरान ने जवाब दिया। वो जनाब, हम साइड रोड देखकर इधर मुड़ गए। हमारा ख्याल था कि ये साइड रोड यकीनन किसी म्यूजियम वगैरह की तरफ जाती होगी। गैर मुल्की ने जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर दिया। ये तफसील का वक्त नहीं है मोहतरम, आप मुझे अपनी स्टेशन वैगन का नंबर, मॉडल और कलर बता दें, इमरान ने उसे दरमियान से ही टोकते हुए कहा। तो इस गैर मुल्की ने तफसीलात बता दी। आपने इन गैर मुल्कियों को चेक किया था, उनके हुलियों की तफसील बताएं, इमरान ने पुलिस ऑफिसर से मुखातिब होकर कहा। वो गैर मुल्की थे जनाब, बस मुझे इतना तो मालूम है, 3 औरतें थी और 4 मर्द।
पुलिस ऑफिसर ने बौखलाए हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा, हुलियों की तफसील बताएं। इमरान ने सख्त लहजे में कहा, जनाब जैसे हुलिये गैर मुल्कियों के होते हैं वैसे ही थे। मैं क्या तफसील बता सकता हूँ जनाब, पुलिस ऑफिसर ने और ज्यादा घबराए हुए लहजे में कहा। उनकी कोई खास निशानी, मसलन उनके चेहरों के नकूश कैसे थे, बाल किस टाइप के थे और उनका रंग कैसा था? इमरान ने कहा, ये तो मुझे मालूम नहीं जनाब, मैंने उन्हें इस तरह गौर से तो देखा ही नहीं था, और वैसे भी मुझे सब गैर मुल्की एक जैसे ही लगते हैं, ऐसे ही थे जैसे ये साहिबान हैं, पुलिस ऑफिसर ने जवाब दिया। तो इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। उसने ट्रांसमीटर निकाला, उस पर सिद्दीकी की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके उसने इसे ऑन कर दिया। हेलो हेलो इमरान, कॉलिंग ओवर। इमरान ने बार बार कॉल देते हुए कहा। पुलिस ऑफिसर इमरान को ट्रांसमीटर पर बात करते देखकर और ज्यादा परेशान नजर आने लगा था, जबकि गैर मुल्की हैरत भरे अंदाज में इमरान को देख रहे थे। यस, सदीकी बोल रहा हूँ, ओवर। चंद लम्हों बाद सदीकी की आवाज़ सुनाई दी।